Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Umar bin Abid and you're watching Umar Linguistics. So today we are going to study chapter 4, the sounds of language, and we'll discuss this chapter completely, and we'll also discuss its study questions as well. So this video is in Urdu and you can watch the same video in English as well. I have given the link in the description below. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज फोनोलॉजी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पूरी बुक पर उर्दू में वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा वीडियोस बनाई थी तो मैंने हर चैप्टर में जो एक एक टॉपिक था उस पर अलग अलग वीडियो बनाई थी। तो अगर आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो इस चैप्टर का लिंक वो वाला भी ऐड किया हुआ है, जहाँ हर जो है वो टॉपिक पर अलग अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो अब क्या वजह कि मैं एक ही लेक्चर में जो है वो पूरा चैप्टर कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ। तो उसी वजह यह कि जब पहले मैंने वीडियोस बनाई थी कम से कम पहले 5-6 चैप्टर्स में, तो उसमें थोड़ा सा साउंड जो है वो थोड़ा कम आ रहा था। उस वजह से फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं अब एक एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को कर देता हूँ। और क्योंकि अब 7th एडिशन जो है ये भी लेटेस्ट आया है जनवरी 2020 में, तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई और ख़ुद भी इंसान का अपना नॉलेज भी पढ़ने के साथ साथ थोड़ा इंक्रीज़ होता रहता है। तो एक्सपर्टीज़ जैसे बढ़ती हैं तो आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं। तो ये कुछ वजूहत हैं कि मैं जो है वो ये चैप्टर को कम्प्लीटली इस लेक्चर में कवर करूँगा दोबारा, और इसी तरह बाकी चैप्टर्स को भी। बाकी 3 चैप्टर्स जो प्रीवियस हैं उन पर भी मैं इसी तरह एक एक लेक्चर में पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये अब हमारे सामने एक स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। ये हमें थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है। और जैसे आपको पता है कि जॉर्ज ऑरवेल हर बुक की शुरू में हर चैप्टर के शुरू में कोई ना कोई उससे रिलेटेड है किस तरह की कोई कोटेशन ले आते हैं या किसी की स्टोरी ले आते हैं। अब अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें तो हमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो थोड़े समझ आते जाएंगे। देखिए, अगर हम ये पढ़ें यूएंस अपॉन अ टाइम, तो ये इस तरह मालूम होता है ये है कि वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, यू वाज ट्री बेरीज, तो मे बी ये हो देयर वाज 3 बेयर्स, मामा बेरे या मामा बेयर, पापा बेयर एंड बेबी। ये देखें, जो कि हम आमतौर पर इस तरह की फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन में भी करते हैं, बेबी बेयर या बेरे जो भी है। लिव इन अ कंट्री नियर फॉरेस्ट, नाइस ऑस्ट्रेलिया में भी। नो मोगैगिया मोडगेज, इस तरह का ये कोई लफ्ज़ नज़र आ रहा है। वन उना डे, अब देखें उना डे का मतलब हो सकता है वन डे पापा मामा एंड बेबी गो 22 यस 22 ओरिया एंड फॉरगेट, मे बी फॉरगेट लॉक दी डोरा, मे बी लॉक द डोर, इसका मतलब हो बाय एंड बाय कम्स गोल्डी लॉक शिस, जो भी है। शी गाड़ा जो आमतौर पर कहते नहीं गाटा GOT है, उस तरह का लग रहा है। शी गाड़ा नथिंग टू डू बट, यानी बट को इस तरह लिखा हुआ है। मेक ट्रबल शी, इस तरह ही आगे हम जो है पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको कुछ देर बाद इसकी जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म जो है वो रिटन इंग्लिश में वो क्या हमें नज़र आएगी। अच्छा, अब देखें ये जो हमने कुछ वर्ड्स पढ़ सके हैं, इसमें हमने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके देख लिया कि अच्छा ये वंस अपॉन अ टाइम नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम में से हर एक ने इंग्लिश को कुछ ना कुछ हद तक सीखा हुआ है। हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, इंग्लिश को लिखना भी आता है। अब जब भी हम कोई स्पेलिंग पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि अच्छा ये स्पेलिंग से ये वाला वर्ड में भी हो। ठीक है, यानी उर्दू, अगर हमारी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज हो या हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो, हम कोई बिल्कुल हमारे लिए कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो बिल्कुल न्यू हो, जो हमने कभी भी ना देखा हो, लेकिन अगर वो हमारे सामने लिखा हुआ आ जाए या हमारे सामने बोला जाए, हमें समझ लग जाता है। क्यों समझ लग जाता है? ठीक है, क्योंकि हमारे जहन में
जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हम सीख रहे होते हैं, या जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है या सेकंड लैंग्वेज भी अगर हमने काफ़ी देर से वो भी सीख रहे हों, तो हमारे जहन में उस लैंग्वेज के पैटर्न्स बन जाते हैं, जिससे कोई भी जब वर्ड हमारे सामने आता है तो हमें पता चल जाता है। इवन के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपको कोई भी इंग्लिश का भी शायद अगर आप कोई नया वर्ड सुने तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमारे जहन में वो पैटर्न्स बन जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स बने होते हैं साउंड्स के, कि एक लैंग्वेज में साउंड किस तरह मिलते हैं और किस तरह का वर्ड बनता है, तो हमारे जहन में पैटर्न आ जाता है कि अच्छा अगर वो हमने लैंग्वेज सीखी हो या वो हमारी लैंग्वेज हो कि अच्छा ये वाली लैंग्वेज है वो, ठीक है। तो यही मकसद था इस कोटेशन को शुरू में लाने का जॉर्ज जूल का, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात कर लें, यानी फोनेटिक्स की, उसमें हमने फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स को देखा था, हमने स्पीच मैकेनिज़्म की बात की थी, हमने अपने जो है वो वोकल ट्रैक के डिफरेंट आर्टिकुलेटरी पार्ट्स को देखा था, ठीक है, ये जो एल्वियोलर, एज बाइलेबियल, टंग, पैलेटल, वीलम, ठीक है, एट्सेट्रा। अब देखें, जब हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, हमारा बिल्कुल भी कोई ये फोकस नहीं था कि हम किसी स्पेसिफ़िक पर्सन की स्पीच को पढ़ रहे हैं या हम किसी स्पेसिफ़िक वोकल ट्रैक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखें हमारे हम सब के जो हैं वो, हमारी जो हाइट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हमारी एज भी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है, हमारा वेट भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा होता है, फिर जियोग्राफिकल कंडीशंस भी की वजह से भी, कोई ठंडे इलाकों में रहता है, कोई गर्म इलाकों में रहता है, उस वजह से भी हमारा जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब ये सारी जो हमारे फिज़िकल ट्रेड्स हैं, इनकी बेस पर हमारी स्पीच भी एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्योर अकूस्टिक्स बात करें, अकूस्टिक फोनेटिक्स में जहाँ हम जो है वो पिच, फ्रीक्वेंसी, इस तरह के एस्पेक्ट देखते हैं, तो एक ही घर में रहने वाले दो लोगों की, या दो जो हैं वो सिबलिंग्स की, ब्रदर सिस्टर अगर हैं, या दो जो ब्रदर्स हैं, इवन के अगर कोई ट्विन ब्रदर्स या ट्विन सिस्टर्स भी हैं, अगर हम उनकी भी स्पीच को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ अकूस्टिक्स, तो उनकी स्पीच जो है वो फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो अब ये जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, असल में ये हमारी स्पीच को भी इफ़ेक्ट करते हैं, और जियोग्राफिकल कंडीशन ये सारी मिलके हमारा वोकल ट्रैक्ट भी एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्पीकर्स हैं दुनिया में जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इवन के सिर्फ एक वर्ड, ये जो मी है, इसको प्रोनाउंस करने का तरीका जो है वो हर एक का डिफरेंट होगा। यानी डिफरेंट मैं किस टर्म में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई बंदा, मैं भी मी कह रहा हूँ, दूसरा भी बंदा मी कह रहा है, तो शायद हमें फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैं फ़र्क किस चीज़ में कर रहा हूँ, उस फिज़िकल एस्पेक्ट्स में। अगर हम उसका स्पेक्ट्रोग्राम ड्रा करें, अगर हम उसकी पिच या फ्रीक्वेंसी देखें, या उसकी हम लाउडनेस देखें, तो वो डिफरेंट होगी। और सिर्फ यही नहीं होता, देखें कि अगर हम शाउटिंग कर रहे हों, हम बहुत ऊंची बोल रहे हों, तो हमारा जो है वो हमारी स्पीच डिफरेंट हो जाती है, उसकी लाउडनेस वगैरह डिफरेंट हो जाती है। अगर हम बिल्कुल जो है वो अभी बहुत डीप स्लीप से उठे हों, यानी जहाँ गहरी नींद में हों और अभी उठे हों, उस टाइम हमारे बोलने का तरीका बिल्कुल इस तरह का होता है थोड़ा। या हमें जैसे कभी कभार नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, उसमें हमारा कभी कभार इस तरह होता है कि नेज़ल कैविटी क्लोज होने की वजह से हर साउंड जब वो नेज़लाइज नज़र आ रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ख ख, इस तरह हमारी स्पीच थोड़ी उससे भी डिफरेंट हो जाती है। यानी सिर्फ यही नहीं कि हमारा जो हमारी स्पीच एक दूसरे से डिफरेंट होती है, बल्कि हमारी खुद की, एक इंडिविजुअल की भी डिफरेंट सिचुएशंस में स्पीच डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जा रहे हैं कहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, और आप जो है वो एक इशारे पर खड़े हैं, ठीक है, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा रश है, और अब आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, और बाहर से गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की आवाज़ें भी बहुत आ रही हैं। उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यकीनन आप बहुत ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगे। उस टाइम आपकी प्रोनाउंसिएशन, यानी आपका स्पीच स्टाइल जो है वो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो इतने
सेवरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब ज़ाहिर ये तो मुमकिन नहीं है कि हम मिलियंस और बिलियंस ऑफ जो वोकल ट्रैक्स हैं डिफरेंट, उन्हें हम जो है वो क्या कर सकें जी, उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें और हम कहें कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, नहीं। लेकिन हमारा एक मेन मकसद ज़रूर होता है लैंग्वेज में, जब हम कोई भी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि उससे पहले यानी हम फोनोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद उस कॉन्टेक्स्ट की तरफ लेके जाता हूँ। हाँ, यही वो जो मैं बात करने जा रहा था कि अब ये हमारा मकसद नहीं है कि हमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ वोकल ट्रैक्स में डिफ्रेंशिएट हम कर सकें, ठीक है। ये तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं स्किलफुल फोनेटिशियन भी हो शायद वो भी ना कर सके। लेकिन हमारा मकसद क्या होता है, जैसे कि हम ये किस तरह रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि बेशक डिफरेंट सिचुएशंस में कभी कभार लोग मी को नी भी कह देते होंगे, सी या ली या मैं भी कह देते होंगे, लेकिन हमें ये किस तरह पता चलता है कि असल में अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन मी की बजाय नी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहता है कि इट्स नी, या फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है, हम किसी से पूछते हैं इज़ इट योर्स, और वो कहता है इट्स नी, इट्स नी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा वो नी नहीं असल में वो मी कहना चाह रहा है, या वो किसी वजह से मैं कह दे, या वो किसी वजह से सी या ली कह दे, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मी ही कह रहा है। अब इसी का जो जवाब है, ठीक है, शायद ये मैं थोड़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ, इसी का ये जो जवाब है ये हमें इधर से मिल रहा है। अब देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट स्पेलिंग लिखे हुए हैं, लेकिन हम किस तरह एबल हुए हैं कि हमने इसे कहा है कि यार ये टाइम लग रहा है, ये लग रहा है कि ये अपॉन है, लेकिन स्पेलिंग थोड़े उससे ना चेंज हो गए, ये हमें किस तरह पता चल गया। असल में यही फोनोलॉजी है कि फोनोलॉजी अब किस चीज़ की स्टडी है। फोनोलॉजी स्टडी है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज में जो स्पीच साउंड्स हैं उनका सिस्टम क्या है। सिस्टम से मुराद यह है कि एक लैंग्वेज में स्पीच साउंड जो है वो किस तरह कंबाइन होते हैं और उनसे मीनिंगफुल वर्ड जो है वो कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी जो स्पीच साउंड्स हम एक लैंग्वेज में प्रोड्यूस करते हैं उसका सिस्टम क्या है और उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। यानी डिस्क्राइब से मुराद ये है कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो नेटिव स्पीकर हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो स्पीच साउंड्स को, अपने स्पीच साउंड को किस तरह कंबाइन कर रहे हैं और किस तरह वर्ड्स बना रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो असल में इसीलिए फिर हम ये भी कहेंगे कि हर लैंग्वेज की फोनोलॉजी दूसरी से डिफरेंट हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है। पॉसिबल है कि दो लैंग्वेजेस में बहुत क्लोज कनेक्शन हो, जो कि हम आमतौर पर फैमिली ट्रीज़ में देखते हैं। तो ये पॉसिबल है कि दो लैंग्वेजेस की फोनोलॉजी जो है वो बहुत सिमिलर हो एक दूसरे से, जैसे हम आमतौर पर उर्दू और हिंदी में देखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू हिंदी असल में एक ही लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम उर्दू हिंदी में देखें तो काफ़ी कम्बिनेशन मिलता है। इसीलिए इसी तरह इंग्लिश से भी जो सिमिलर लैंग्वेजेस हैं थोड़ी करीब करीब, तो इंग्लिश और उनकी फोनोलॉजी कुछ हद तक मिलती भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली फोनोलॉजी दो लैंग्वेजेस की फोनोलॉजी बिल्कुल सेम हो। अगर दो लैंग्वेजेस की फोनोलॉजी बिल्कुल सेम हो तो माइट भी पॉसिबल कि वो हो ही एक लैंग्वेज, ठीक है, वो दो लैंग्वेजेस फिर हों ही ना, ठीक है। तो इसीलिए हर लैंग्वेज की फोनोलॉजी जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अब देखें कि डॉग, ठीक है, अब ये जो ड साउंड है ये अरबिक में नहीं है, तो अरबिक की फोनोलॉजी में इस तरह के नहीं, ना ही ये ग साउंड है अरबिक की फोनोलॉजी में। उर्दू में भी डॉग है, लेकिन उर्दू में कोई वर्ड हम डॉग कहते नहीं हैं, डॉग इस तरह का वर्ड कोई उर्दू में नहीं है। ये उर्दू की फोनोलॉजी में इस तरह का कम्बिनेशन तो पॉसिबल है, लेकिन डॉग कोई लफ्ज़ नहीं है उर्दू में, ठीक है। और उर्दू में आमतौर पर इस तरह के वर्ड्स को इस तरह कंबाइन नहीं किया जाता, डिफरेंट नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड, यानी फोनोलॉजी में हम किसी भी लैंग्वेज को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। लिंग्विस्टिक्स का मकसद भी ये है ओवरऑल के स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। अब लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या सोर्स है, हमारे पास सबसे मेन सोर्स होते हैं नेटिव स्पीकर्स।
ज़ाहिर है अगर किसी लैंग्वेज के स्पीकर्स होंगे तो ही तो हम उस लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकेंगे, या वो लैंग्वेज रिटन फॉर्म में हो। लेकिन रिटन फॉर्म में अगर होगी तो हम फोनोलॉजी को तो नहीं डिस्क्राइब कर सकते। फोनोलॉजी को तो उसी सूरत में डिस्क्राइब कर सकते हैं जबकि वो स्पोकन फॉर्म में हो। रिटन अगर सिर्फ कोई लैंग्वेज रिटन में है, सिर्फ है ही रिटन में, तो उसकी फोनोलॉजी को फिर स्टडी करना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ कमी कोताही रह जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ज़ायद बातें थी जो मैं शुरू में करना चाहता था। ठीक है, तो असल में अब हम क्या कह सकते हैं कि फोनोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन अ थियरी व्हाट अ स्पीकर ऑफ लैंग्वेज अनकॉन्शियसली नोज अबाउट द साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फोनोलॉजी असल में उसी थियरी पर बेस करती है कि एक जो नेटिव स्पीकर है उसके माइंड में उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो अनकॉन्शियस नॉलेज है वो क्या है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में इस तरह का नहीं कोई वर्ड हमें मिलेगा, अगर कोई सुनने को भी हमें मिलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कोई बंदा उर्दू में बोलना चाह रहा है, लेकिन हमें ये पता होगा कि उर्दू में इस तरह का कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो मैं शुरू में ही बात कर चुका हूँ कि हमारे जहन में पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स होते हैं अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, स्पेशली L1 से रिलेटेड, और जब हम L2 को भी काफ़ी हद तक सीख लेते हैं तो उसके भी पैटर्न्स हमारे जहन में आ जाते हैं। ठीक है, तो फोनोलॉजी असल में इसी थियरी पर बेस करती है कि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो साउंड्स को कंबाइन करके किस तरह वर्ड्स बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू नेटिव स्पीकर्स कौन से वर्ड्स या कौन सा कम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, जो कि हम को आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स में उसमें फोनोटैक्टिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। तो फोनोलॉजी इज़ कंसर्न विद द एब्स्ट्रैक्ट एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। ठीक है, आगे हम फोनोलॉजी में जो हम मेन चीज़ स्टडी करते हैं कंट्रास्टिवनेस। जैसे हमने अभी बात की कि हम अगर कोई वर्ड जो है वो पर्सन जो है वो मी को डिफरेंटली प्रनाउंस कर रहा है तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बंदा मी ही प्रनाउंस कर रहा है। तो खैर ये तो हम एलोफोन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब देखें कि जो ठ साउंड है ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली प्रनाउंस होता है। फॉर एग्जांपल स्टार में थोड़ा किसी और तरह होगा, राइटर में किसी और तरह होगा, बटर में किसी और तरह होगा, लेकिन जो है वो है तो ये ठ साउंड ही है ना, यानी तीनों में हम ये तो कहेंगे ना कि ये है, ये ठ साउंड ही है। अब देखें स्टार, ठार और बटर और एट, इन सब में जो ठ की एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है, जो फिज़िकल प्रोनाउंसिएशन है, यानी अगर हम इसका हम ड्रॉ करें तो वो डिफरेंट है हर जगह, लेकिन हम फिर भी हमारा ये आमतौर पर इतना कंसर्न नहीं होता जब हम कंट्रास्टिवनेस की बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि ठ किस तरह डिफरेंट है ख से, किस तरह डिफरेंट है स से, किस तरह डिफरेंट है व से, और किस तरह डिफरेंट है फ से। यही हमारा कंसर्न है कि अगर ये एक दूसरे से डिफरेंट है तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ठ किस तरह प्रोनाउंस हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये इधर इम्पोर्टेंट है कि ठ और ख डिफरेंट साउंड है, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट साउंड हैं। ठीक है, और इनसे जो है वो नए नए वर्ड्स बनते हैं। अब फोनोलॉजी जो है अंडरलिंग डिज़ाइन ऑफ ईच साउंड टाइप, यानी हर साउंड का जो अंडरलिंग या जो बेसिक डिज़ाइन है वो फोनोलॉजी है। जैसे कि हमारे पास एक साउंड आ गया ठ, और इसके जो डिफरेंट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हैं जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये कहीं एस्पिरेटेड है, कहीं अनएस्पिरेटेड, अभी मैं एलोफोन में जाके इसकी बात भी करेंगे। तो वो इसके डिफरेंट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन मेन जो साउंड है वो ठ ही है, लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली प्रोनाउंस हो सकता है। अब इधर एक और बात कि आमतौर पर जब हम बात करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की तो उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं, यानी मतलब होता है कि ये असल में वो साउंड है कि जो एक्चुअली प्रनाउंस हो रहा है, इसीलिए हम आमतौर पर कभी कभार कुछ फिर वो मज़ीद उसमें डिटेल भी ऐड करते हैं, लेकिन जब हम ये वाला यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं ये है फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये वो ट्रांसक्रिप्शन है जो सिर्फ कंट्रास्टिवनेस को शो कर रही है, ये इस चीज़ को नहीं शो कर रही कि ठ कहीं एस्पिरेटेड है यानी ठ है या ट है, ये नहीं ये चीज़ शो कर रही है, ये बता रही है कि ये ठ जो है वो एक साउंड है, वो बेशक ठ हो ट हो जिस तरह भी हो, लेकिन ठ है तो यही
उसके लिए हम सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये आमतौर पर जब ये वाली ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, जो हमें आमतौर पर ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरीज में मिलती है, तो वो फनीमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ये जो होती है ये एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन, या इसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांसक्रिप्शन गलत होती है या ये बिल्कुल ठीक होती है, बस फ़र्क ये होता है कि ये आमतौर पर जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, या इसमें कोशिश की जाती है कि वो डिटेल भी ऐड कर दी जाए जो शायद इसमें हम नहीं शो करते। यानी इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी की भी स्पीच को सुनते हैं, बेशक वो हमें लैंग्वेज आती है या नहीं आती, अगर नहीं आती तो हम यकीनन उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी, क्योंकि हम एक्चुअल जो है वो उसको सुन के कर। लेकिन आमतौर पर जो फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन होती है, ये कुछ बेसिस पर इसे जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इसे यानी इस बेस पर भी आमतौर पर फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन की जाती है कि डिक्शनरीज़ में एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है TAR, तो वो इसे बोलता है टार, जबकि डिक्शनरी में इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ठार। ठीक है, तो वो ठार जो है वही की जाएगी। लेकिन अगर हम उसे टार ही करना चाहें तो फिर हम उसके लिए यानी इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, यानी ये वाला हम सिंबल उधर शो कर देंगे कि ये भाई अनएस्पिरेटेड प्रोनाउंस हुआ। ठीक है, लेकिन फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये आमतौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो गई है। अब हम आगे चलते हैं, फ़नीम के बारे में बात करते हैं। जो कोई भी मीनिंग डिस्टिंग्विश साउंड होता है किसी भी लैंग्वेज में, हर मीनिंग डिस्टिंग्विश साउंड एक वो उसे हम फ़नीम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि ठार, बार, खार। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि ये भी एक फ़नीम है, ये भी एक फ़नीम है और ये भी एक फ़नीम है। लेकिन आप देखें हर फ़नीम के चेंज होने से वर्ड का मीनिंग चेंज हो रहा है, तो यही फ़नीम की सबसे बड़ी निशानी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फ़नीम नहीं, ये भी फ़नीम है, ये भी फ़नीम है, जाहिर है ये भी फ़नीम है। ठीक है, लेकिन ये सेम फ़नीम है। और अब देखें इसी को फ़नीम का जब हम पैटर्न चेंज करते हैं तो ये आर्ट बन जाता है। ठीक है, तो हर जो साउंड है, हर साउंड जिसके चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाए, हर वो साउंड किसी भी लैंग्वेज में जो जिसके चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाए वो एक फ़नीम होता है। अब इधर अगर मैं टोकन और टाइप की बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ठ जो है वो एक साउंड टाइप है, और इसके जो डिफरेंट फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट हैं, यानी ये डिफरेंट फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में जब ये चेंज होता है, ठीक है, ये भी मैं इन सब की बात करूँगा। ठीक है, अब इसके जो डिफरेंट फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट हैं, ये इसके टोकन हैं। ये टाइप और टोकन की आमतौर पर जो है वो बात हम करते हैं उसमें कॉपस में भी। लेकिन टाइप और टोकन का मतलब पता क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये देखें, ईच मीनिंग डिस्टिंग्विशिंग साउंड इन अ लैंग्वेज इज़ अ फनीम। अब अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, इसमें ये जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, तो अब हम कहेंगे कि जो है ये इसके 2 टोकन हैं इस सेंटेंस में। टाइप एक ही है, यानी ये एक टाइप है, 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 ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है, ये भी और ये भी। लेकिन ये क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो टाइप जो होती है वो बेसिक होती है, और टाइप के जो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, टाइप अगर बार बार रिपीट हो जाए तो वो उसे हम टोकन कहते हैं। तो अब ये इसकी टाइप है और इसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उन्हें हम टोकन्स कह देते हैं। ठीक हो गया। और अब असल में जब हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या कोई भी ABCDEFGHI, तो असल में हम फ़ोनीम का ही एक कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं। ये तो सबको ही पता है ना। आप किसी से भी पूछें कि क्या A और B डिफरेंट साउंड हैं, वो A और B डिफरेंट साउंड हैं, वो कहेगा बिल्कुल। या A और B डिफरेंट वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कहेगा बिल्कुल। असल में जो अल्फ़ाबेटिक राइटिंग होती है या जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो फ़नीम की बेस पर ही बनाए जाते हैं कि हर अल्फ़ाबेट जो है वो एक अलग साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आगे अलग बात है कि इंग्लिश में आमतौर पर एक ही जो अल्फ़ाबेट है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, कई अल्फ़ाबेट हैं वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट साउंड दे रहे होते हैं। यानी सी है, कहीं ख का साउंड दे रहा है, कहीं स का साउंड दे रहा है। वो
वो इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस में एक जो है वो इस तरह का इशू है कि इधर इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस में कि एक ही जो अल्फ़ाबेट है वो डिफरेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा होता है। और उसकी वजह मैं आपको मज़ीद आगे भी जाके भी बताऊंगा कि इंग्लिश में क्योंकि जो है वर्ड्स वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं, इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेचुरल क्लास की। नेचुरल क्लासेस क्या होती हैं? तो द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स फॉर ईच साउंड वी यूज्ड इन द लास्ट चैप्टर आर कंसीडर्ड फीचर्स ऑफ ईच फोनीम। अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो बात की थी कि हमने हर साउंड को जो है वो डिस्क्राइब किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ब साउंड था, हमने कहा था कि ये बाइलेबियल है, ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि ये वॉइस्ड है, और हमने इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बताया था कि स्टॉप है। तो असल में हमने ये इस साउंड को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म्स यूज़ की थी, यानी हम इन्हें कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, यानी जो इस साउंड को डिस्क्राइब कर रही हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो हैं ये तीनों के तीनों ये फीचर हैं ब साउंड के। तो असल में अब नेचुरल क्लास में हम क्या स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जैसे ठ साउंड है, तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे माइनस वॉइस, यानी माइनस वॉइस का मुराद है कि वॉइस लेस है, प्लस का मतलब होता है कि उसमें ये फीचर है उस साउंड में, एल्वियोलर है, और प्लस स्टॉप का मतलब है कि ये साउंड जो है वो इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन स्टॉप है। सो जब दो या दो से ज़्यादा साउंड्स उनके अगर हम फीचर्स को इस तरह कंपेयर करें और उनके कुछ फीचर जो हैं वो आपस में मैच हो जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं कि दी साउंड्स आर द मेंबर ऑफ अ नेचुरल क्लास। नेचुरल क्लास क्यों कह रहे हैं कि उनमें जो है वो कुछ सिमिलरिटी है। अब ठ की जगह ही अगर मैं फ की बात करूं, तो फ में ये वाला फीचर भी है, वॉइस लेस भी है और स्टॉप भी है, लेकिन फ जो है वो बाइलेबियल है। लेकिन दो फीचर जो फ साउंड के हैं वो ठ से मैच कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि फ और ठ जो है वो नेचुरल क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके कुछ फीचर्स जो हैं वो आपस में एक सिमिलर हैं, ठीक है। और फनीम्स डैट हैव सर्टन फीचर्स इन कॉमन टेंड टू बिहेव इन सम सिमिलर वेज। और अभी मैं आगे जाके भी आपको बताऊंगा कि वो वाले फनीम जिनके फीचर्स आमतौर पर सिमिलर होते हैं, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि इस यानी ये इन नेचुरल क्लास को स्टडी करना भी हमारे लिए इस तरह हेल्पफुल होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कुछ साउंड जो हैं वो क्यों इकट्ठे नहीं आते, या कुछ साउंड जो हैं वो क्यों इकट्ठे आ जाते हैं। ये अगर हम टेबल भी देख लें, जैसे फ ख व और ना, ये चार साउंड्स का अगर देखें हम, तो फ वॉइसलेस है, ख भी वॉइसलेस है, फ बाइलेबियल है, ये व्हीलर है, और ये इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन स्टॉप है, इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन स्टॉप है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक नेचुरल क्लास से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, डिफरेंट है, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। लेकिन अगर हम व और न की बात करें, वॉइस्ड है, ये भी वॉइस्ड है, ये फ्रिकेटिव है और ये नेज़ल है। तो जो व और न है ये भी दोनों जो हैं वो एक नेचुरल क्लास से बिलोंग करेंगे, क्योंकि दोनों कम से कम वॉइस तो हैं, यानी फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं हैं, एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन ये कम से कम वॉइस तो हैं। लेकिन हाँ, व और न ये फ और ख के साथ ये नेचुरल क्लास में बिलोंग नहीं करते, ठीक है, इनकी एक अपनी नेचुरल क्लास है। तो ये इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, इससे हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं वो कुछ पता चलती हैं, या हम कम से कम उसका आइडिया कर सकते हैं कि हमें इंग्लिश में फ और ल जैसे इस कम्बिनेशन से तो वर्ड शुरू होते हुए नज़र आते हैं, प्लूरल है, ठीक है, पोलाइट है, और भी बेशुमार वर्ड हैं। लेकिन कभी भी हमें इंग्लिश में व और न, वी और एन से वर्ड शुरू होते नहीं मिलते, वी और एल से भी वर्ड शुरू होते हुए नहीं मिलते, या एन और एल से भी वर्ड शुरू होते हुए नहीं मिलते। तो ये पॉसिबल है, यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि मे बी दो ऐसे साउंड्स जिनका फीचर जो है वो बिल्कुल जो है वो, अगर दोनों में भी अगर इंग्लिश में दो वॉइस्ड साउंड्स शायद वो कभी इकट्ठे नहीं आ सकते,
और वो एक क्लस्टर नहीं बना सकते NL या VL, ठीक है। तो ये जब हम नेचुरल क्लास बनाते हैं, जब हम साउंड्स को इस तरह उनको साउंड्स को डिस्क्राइब करेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे, तो हमें एक और चीज़ जो है वो पता चल जाती है। अब ये एक और चीज़ है कि जिससे हमें ये पता चल सकता है कि एक लैंग्वेज में जो है वर्ड का कौन सा कम्बिनेशन, साउंड का कौन सा कम्बिनेशन पॉसिबल है और कौन सा जो है वो नहीं है। लेकिन अब हमें ये क्या पता कैसे चला, क्योंकि नेटिव स्पीकर को कभी भी ये इस तरह का कम्बिनेशन प्रोनाउंस करते हुए नहीं सुना, ठीक है। और इवन के नेटिव स्पीकर के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना कम अज़ कम इंग्लिश में, ठीक है। अगर वरना भी कहेंगे तो शायद दरमियान में छोटा सा जो है वो साउंड आए, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं फ़ोन्स और एलोफोन्स की। फ़ोन एक फ़नीम, जो हम शुरू में बात कर चुके हैं, एक फ़नीम जो होता है उसके डिफरेंट वर्जन्स को हम फ़ोन्स कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक फ़ोन्स का जब सेट आ जाता है, यानी एक फ़नीम के जो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं उनका हमारे पास जो एक सेट आ जाता है, और फिर हम उस सेट को कह देते हैं कि ये एलोफोन्स हैं, वन ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड सेट। कि ये जो डिफरेंट फ़ोन्स हैं ना, ये एक ही फ़नीम के डिफरेंट वर्जन्स हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसीलिए हम उन्हें एलोफोन्स कह देते हैं। मैं आपके इसके लिए ना जो एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ ठ की, ठीक हो गया। यानी ठ हमारे पास एक फ़नीम है, तो अब इसके डिफरेंट जो है वो फिज़िकल वर्जन्स हैं, ठीक है। तो उन्हें हम फ़ोन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं ठर, इसके लिए हमारे पास ये वाला जो है वो, इसे हम कहते हैं आमतौर पर सुपरस्क्रिप्ट, ये हम यूज़ करते हैं ठार। इसका मतलब होता है कि इधर जो ठ है ये एस्पिरेटेड है, ठार, ठीक हो गया। यानी और इधर ये थोड़ा स्ट्रोंगर है, पफ ऑफ एयर स्ट्रोंगर है। अगर आप बैक ऑफ द हैंड को अपने माउथ के सामने रखें और ये वर्ड प्रोनाउंस करें ठार ठार, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो हवा जो है वो निकलती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह हैंड को अपने माउथ के सामने रखते हुए ये वाला वर्ड प्रोनाउंस करें स्टार स्टार, तो आपको जो है वो इतनी जो है वो पाफ ऑफ एयर नहीं नज़र आएगी। वो अलग बात है कि आप जानबूझ के इस तरह के स्टार स्टार, लेकिन इस तरह नेटिव स्पीकर नहीं प्रोनाउंस करते। आप बेशक डिक्शनरी में भी देख लें, हमने जब फोनोलॉजी को स्टडी करना है तो नेटिव स्पीकर के रेफरेंस से स्टडी करना है। बल्कि इवन के नॉन नेटिव स्पीकर भी अगर ये वाला वर्ड जल्दी में बोलेंगे तो ये इधर इतनी एस्पिरेशन नहीं होगी, इधर ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसी तरह जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी एल्वियोलर फ्लैप की, जिसके लिए हम ये वाला आमतौर पर सिंबल होता है, कि हमने बात की थी कि आमतौर पर जब अमेरिकन स्पीकर्स हैं या कई ब्रिटिश स्पीकर्स भी, वो राइटर को कहते हैं फ्लैप प्रोड्यूस करते हैं कि जो टिप ऑफ द टंग है वो कर्ल हो जाती है थोड़ी बहुत, राइडर 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 राइडर। अच्छा, ये वाला जो साउंड है ना, ये और भी लैंग्वेजेस में प्रोनाउंस होता है, तो राइडर। अब ये एक ठ का ये एक अलग फ़ोन है, ठीक है। इसे हम आमतौर पर इस तरह राइडर, ये एक और इसका वर्जन है, यानी ये इसका एक और वाला फ़ोन है। फिर कई जगह जैसे हमने बात की थी कि बटर में कई लोग ठ की जगह ग्लॉटल स्टॉप प्रोनाउंस करते हैं। अब जाहिर है वो जब फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन ये हो जाती है बड़ा, उसकी जगह ये आ जाता है। अब जाहिर है, अब जो हमने शुरू में बात की थी कि हमें ये कैसे पता चलता है कि मी, अगर कोई बंदा मी को डिफरेंटली भी प्रोनाउंस कर रहा है तो हमें फिर भी पता चल रहा था कि वो मी ही, तो इसी वजह से कई लोग बटर को क्या कहते हैं बह बह, तो अब ये उसकी जगह वो ग्लॉटल स्टॉप प्रोनाउंस करते हैं। ये एक और टी का फ़ोन है, यानी एलोफोन एक और है, ये टी का यानी एक और फ़ोन है। तो ये हो गया, एक और भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ठ के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें फ़ोन नज़र आते हैं। एक मिनट, ये मैं इरेज करना चाह रहा हूँ। अब वो कौन सा है, वो ये है एक ठ का फ़ोन। जब हम ये वाला वर्ड प्रोनाउंस करते हैं EIGHT,
TH, एट्स, एट्स। आप अगर ये वर्ड प्रोनाउंस करेंगे ना एट्स, क्योंकि अब लास्ट साउंड क्या है, डेंटल, इसकी वजह से क्या होता है कि आमतौर पर ठ की पोजीशन एल्वियोलर है, लेकिन ठ जो है वो बिल्कुल डेंटल पोजीशन से प्रोनाउंस होता है, एट्स। अगर आप कहेंगे ना एट्स, आप देखेंगे कि आपकी टंग एल्वियोलर रिज पे नहीं लगेगी बल्कि नीचे आ जाएगी, एट्स, 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 एट्स। आपकी टंग जो है वो ठ को प्रोनाउंस करते हुए भी डेंटल पोजीशन पे आ जाएगी, इसीलिए ये डेंटल का सिंबल है। तो ये एक और टी का एक और फ़ोन है। तो अब ये जो डिफरेंट फ़ोन्स होते हैं, तो ये क्लोजली रिलेटेड वर्जन है किसके, क्या कह सकते हैं हम उसके, एक ही फ़नीम के ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। और ये सब, और इनमें से हर वर्जन एक फ़ोन है, और एक फ़ोन का सेट जो है वो एलोफोन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठार, राइटर, बाटर, एट्स। ठीक है, ठ के और भी वर्जन हैं, लेकिन वो अब अभी हमारा मकसद नहीं है कि उसके बारे में हम इधर जो है वो कुछ बात करें। डिफरेंस बिटवीन फ़ोन एंड फ़नीम, अब पता चल गया मेरे ख्याल में हमें। फ़नीम के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो जाता है, फ़ोन के चेंज होने से मीनिंग नहीं चेंज होगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। देखें, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि ठर को अगर हम एस्पिरेटेड प्रोनाउंस करें, ठार है, लेकिन अनएस्पिरेटेड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, टार। या एट्स में बेशक जो ठ है उसका सिर्फ फिज़िकल वर्जन चेंज हुआ, यानी वो डेंटलाइज्ड हो गया। ठीक है, लेकिन मीनिंग तो नहीं चेंज हुआ। और इसकी एग्जांपल ये भी, आप ठार कहें या टार कहें, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फ़ॉर्म्स हैं ठ के। ठीक है, इनके चेंज होने से मीनिंग चेंज होगा, लेकिन हम इधर ठ की जगह अगर इसके चेंज होने से मीनिंग चेंज होता, तो फिर ये फ़नीम होना था। इंटरेस्टिंगली उर्दू जो है, उर्दू में एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड ठ ये सिर्फ एलोफोन नहीं है बल्कि ये फ़नीम है। क्यों? उर्दू में हम जैसे कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टोकरी, ठीक है, टोकरी एक वर्ड हम यूज़ करते हैं बास्केट के लिए, टोकरी, उसमें जो ट है वो असल में वो ये होता है, अनरिलीज्ड, अनएस्पिरेटेड होता है। ठीक है, टोकरी। लेकिन जब हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो टोकरी और ठोकर अगर जो वर्ड है, तो ठोकर में जो ठ है वो एस्पिरेटेड है। तो उर्दू में क्या हो रहा है कि उर्दू में जो एस्पिरेटेड ठ है उससे और वर्ड्स बनते हैं, और अनएस्पिरेटेड जो ट है उससे और वर्ड्स बनते हैं। तो उर्दू में एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड ठ ये क्या है, ये सिर्फ एलोफोन नहीं है, ये फ़नीम है, क्योंकि उर्दू में इससे और वर्ड बनते हैं एस्पिरेटेड ठ से, और अनएस्पिरेटेड ट से और वर्ड बनते हैं। लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं है। इवन के उर्दू में जो हमारे पास वर्ड है एक पे, जैसे हम कहते हैं फल, ठीक है ना, फल में ये वाला फ यूज़ करते हैं, लेकिन पानी के लिए हम अनएस्पिरेटेड प यूज़ करते हैं। तो उर्दू में ये जो फ है, ठ है या ख है, या ये जो तीनों साउंड हैं, इनके ये जब एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड वर्जन में होते हैं, यानी ठ और ख की भी सी, खाना में ख जो है वो एस्पिरेटेड है, लेकिन एक वर्ड होता है काना भी होता है एक वर्ड। ठीक है, या कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कुल्हाड़ी में जो वर्ड है जो क है वो अनएस्पिरेटेड है, लेकिन खाना में जो ख साउंड है वो एस्पिरेटेड है। तो उर्दू में ये, इंग्लिश में तो ये ख और क ये दोनों सिर्फ एलोफोन है, इनके चेंज होने से मीनिंग नहीं चेंज होता। लेकिन उर्दू में क्या है, उर्दू में ये फ़नीम है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में अब आपके जहन में ये भी कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि फ़ोनोलॉजी किस तरह हर लैंग्वेज की डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह और लैंग्वेज में ये पॉसिबल है। मैं अगर आपको बताऊं, मेरे जहन में अभी एक चीज़ आ रही है, स्पेनिश में, हाँ जापानीज़ में, सच, हाँ जापानीज़ में र और ल साउंड वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, जापानीज़ में ये दोनों साउंड जो हैं वो एक ही हैं, वो इन्हें एक ही कंसीडर करते हैं।
इसीलिए जापानीज़ जो स्पीकर होते हैं उन्हें एक फ़नीम जो है वो नया लर्न करना पड़ता है, ल जो है ल या रा में से उन्हें, और उन्हें इसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब आमतौर पर स्पीकर जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज में आते हैं। लेकिन जैसे उर्दू स्पीकर्स हैं तो या हिंदी स्पीकर्स हैं, हमें थोड़ी आसानी हो सकती है इंग्लिश को लर्न करने में, क्योंकि इंग्लिश वाले तकरीबन सारे साउंड्स उर्दू हिंदी में मौजूद हैं। कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, इसी से रिलेटेड एक फिनोमिना है कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो अभी हम एलोफोन्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो कुछ जो फ़ोन्स होते हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में आते हैं, वो दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं आते। जैसे अभी हमने बात की थी ना इस वर्ड की EIGHTH, हमने इसके में बात की थी, और ये आप थोड़े खुद भी प्रनाउंस करें आपको पता चल जाएगा कि एट्स में जो ठ है ये डेंटलाइज्ड ठ है, यानी ठ की पोजीशन आमतौर पर एल्वियोलर है, लेकिन इस इन्वायरमेंट में, इस फोनेटिक इन्वायरमेंट में, इसके लिए ना हम इन्वायरमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं कि इस फोनेटिक इन्वायरमेंट में ये जो ठ एल्वियोलर था ये डेंटलाइज्ड हो गया, ठीक हो गया। तो लेकिन आप ये जो वर्ड है ठार, इसमें आप डेंटलाइज ठ प्रनाउंस करके दिखाएं। अगर आप इसे, अगर आप ज़ुबान को अपने जो है वो अपर और लोअर टीथ के दरमियान मिला के ये वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपसे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं आपसे, क्योंकि ये सिर्फ इस इन्वायरमेंट में होता है, इस इन्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो नेटिव स्पीकर हैं वो आमतौर पर जब स्टार में जो ठ को प्रनाउंस करते हैं तो इतना वो एस्पिरेटेड नहीं प्रनाउंस करते। अब यही है कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन कि फॉर एग्जांपल ये जो एलोफोन, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन कभी भी ये तब ही जो डेंटलाइज्ड होगा जब नेक्स्ट साउंड इससे जो वो कोई डेंटल साउंड होगा, ये कभी भी शुरू में डेंटलाइज नहीं हो सकता। इसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टू और मोर फोन्स विच नेवर अकर इन सेम इन्वायरमेंट, ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड फिर हम बात करते हैं मिनिमल पैर्स एंड सेट्स। अब मिनिमल पैर्स और सेट्स का मतलब, यानी इसमें हम क्या है कि हम ये असल में मिनिमल पेयर्स या मिनिमल सेट्स ये एक टेस्ट है कि क्या साउंड जो चेंज हो रहा है वो एक फ़नीम है या वो एक फ़ोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन और वैन, अब फ़ैन और वैन में एक फ़नीम चेंज हुआ तो मीनिंग चेंज हो गया, इसका मतलब हम ये कहेंगे, यानी ये एक टेस्ट है, इससे हमें ये पता चल गया कि फ़ और व जो है वो डिफरेंट फ़नीम है, फ़ोन नहीं है। बैट और बीट, इसमें एक वावल चेंज हुआ है, लेकिन वो वावल क्या फ़ोन है सिर्फ, नहीं, वो फ़नीम है। सिट और सिंग, इसमें भी आखिरी जो साउंड चेंज हुआ है, बास, बास और मैस, ठीक है, या क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में बेस भी होता है। मैस और मिस, मिथ और मिक, ठीक है। और इसी तरह दो दो अगर वर्ड्स हैं और उनमें सिर्फ एक ही साउंड चेंज हो रहा है और स्पेस एक ही पोजीशन पे, तो आमतौर पर वो मिनिमल पेयर होता है। और अगर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हों, सब के सब जो हैं वो सिर्फ एक साउंड के चेंज होने से मीनिंग चेंज हो रहा हो, तो उसे हम मिनिमल सेट कहते हैं। जैसे बिग, पिग, रिग, फिग, डिग, बिग, फैट, फिट, फीड, इस सारे सेट में सिर्फ वावल चेंज हो रहा है, इस सारे सेट में सिर्फ जो है वो लास्ट फनीम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो असल में ये एक टेस्ट भी है। लेकिन अगर हम कोई हमें कहे कि हाँ, अगर हम ठार और टार, ठार और टार, अगर हम ये दो वर्ड्स पर अनाउंस करें तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट साउंड्स तो हैं फिज़िकली, ठीक है, थोड़ा सा चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये दो फ़नीम नहीं है, क्योंकि इनके चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। लेकिन उर्दू में अगर देखें कि ठार और तार, ठीक है, तो उर्दू में तो ये फ़नीम होंगे, उर्दू में एलोफोन नहीं होंगे। ठार बेशक कोई वर्ड हो या ना हो, ठीक है, लेकिन उर्दू में जो है वो क्या कहेंगे हम कि जो है वो ये डिफरेंट जो है वो फ़नीम है, एलोफोन नहीं है। लेकिन इंग्लिश में जो है वो डिफरेंट फ़ोन्स ही हैं, ठीक हो गया। तो ये मिनिमल सेट और मिनिमल पेयर की बात होगी।
फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स ऑन द परमिसिबल कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं। कंस्ट्रेंट से मुराद यह कि किसी भी लैंग्वेज में कुछ जो है वो लिमिटेशंस होती हैं कि साउंड्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन में ही आ सकते हैं, उससे किसी और कम्बिनेशन में जो है वो नहीं आ सकते। और ये हमें इस तरह की मिनिमल सेट और पेयर से भी थोड़ा पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, अब लीग लीग कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, ना ही VIG कोई वर्ड है, WIG तो है, लेकिन जो इंग्लिश के फोनोटैक्टिक्स हैं, यानी जो परमिसिबल कम्बिनेशन है, ठीक है, परमिसिबल कम्बिनेशन जो है वो साउंड की, उसके लिहाज से ये वर्ड्स ठीक हैं। यानी अब अभी तक ही शायद इंग्लिश में वर्ड ना हो, लेकिन मे बी फ्यूचर में आ जाएं। तो वो किस तरह आएंगे? क्योंकि ये इंग्लिश के उस परमिटेड कम्बिनेशन जो है ना, उस पे ये पूरा उतरते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास FIG वर्ड है तो VIG भी हो सकता है, LIG भी हो सकता है। ये इंग्लिश के फोनोटैक्टिक्स के लिहाज से ये वाला वर्ड जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। और लेकिन आमतौर पर जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेटिव स्पीकर कभी कभार से खुद से भी नए वर्ड्स जो हैं वो बना लेते हैं। जब हम आमतौर पर भी आप अपनी लैंग्वेज में देखते होंगे, ठीक है, देखें ये ठीक है, वो मैं थोड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ कि यानी एक जो है वो क्या कहते हैं कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जो फॉलोअर हैं उन्हें यूथ कहा जाता है, ठीक है, यूथ, ठीक है। उससे ही कुछ लोगों ने जो है वो उसके आगे जो है वो क्या कहते हैं कि एक साउंड लगा के उसे बना दिया यूथीए, ठीक है। अब यूथीए कोई लफ्ज़ तो नहीं है, हालांकि यूथ इंग्लिश का वर्ड था, लेकिन वो उर्दू में आया। अब लेकिन जो स्पीकर्स हैं उन्होंने परमिसिबल जो फोनोटैक्टिक्स हैं उनको यूज़ करते हुए उसको एक और ज़्यादा जो है वो उसे उससे एक और नया सा वर्ड बना लिया, बेशक वो डिक्शनरी में भी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो लेकिन फसीज, ठीक है, फसीज या रनिग, ये ऐसे इस तरह का तो नहीं कोई कम्बिनेशन हमें इंग्लिश में मिलता, क्योंकि ये इंग्लिश के फोनोटैक्टिक्स पर भी जो है वो पूरा नहीं उतरता। तो ये चीज़ें हम फोनोटैक्टिक्स में स्टडी करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है सिलेबल का कॉन्सेप्ट। तो जो सिलेबल होता है उसमें कम से कम एक वावल या वावल लाइक साउंड होना चाहिए, और डिफ्थोंग्स भी हो सकते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं किसी भी सिलेबल में वो ऑप्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये एक पूरा सिलेबल है इंग्लिश में, ठीक है, या आए जो है ये भी एक कंप्लीट सिलेबल है, ये डिफ्थोंग की एग्जांपल है, ये जो आए, ठीक है। तो ये सिलेबल है कम्प्लीटली, लेकिन सिलेबल में कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो भी ऑप्शनल होते हैं, ठीक। जैसे हम बुक, ठीक है, आर्ट, लेकिन कोई भी कम से कम इंग्लिश में कोई भी ऐसा सिलेबल नहीं है जो वावल के बगैर हो, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में आमतौर पर जो सिलेबल होता है उसमें जो है वो वावल ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कई लैंग्वेज हैं उनमें ये सिर्फ लिखा होता है ब, लेकिन वो ब अगर हम ब भी कहते हैं ना, ब में भी जो बी के बाद जो हम साउंड प्रोनाउंस करें वो एक श साउंड है, वो भी एक वावल साउंड है। आमतौर पर जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिलेबल है कम से कम खासतौर पर इंग्लिश में, या वैसे भी अगर हम देखें तो उसमें कॉन्सोनेंट ज़रूर आता है वावल से पहले, यानी CV स्ट्रक्चर, कॉन्सोनेंट वावल, ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने इस तरह यूज़ करनी होती हैं। सिलेबल के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनमें सबसे पहले है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है वन और मोर कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय द राइम, ठीक है। फॉलोड बाय द राइम का मतलब क्या है कि ऑनसेट का मतलब होता है कि शुरू में, जैसे ये बुक वर्ड है, इसमें ये जो शुरू में ब है ये ऑनसेट है, और एक जो है वो वावल जो है, अब वो जो वावल होता है ना उसे हम आमतौर पर राइम कहते हैं, राइम या RIME भी उसे लिखा जाता है, और उसमें एक वावल होता है, और उस वावल को जो है वो न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस और राइम में यानी फ़र्क ये है कि जो ऑनसेट के बाद जो वावल साउंड आता है, ठीक है, तो
जो जो साउंड आता है उसे हम राइम कहते हैं, और उस यानी इस पार्ट को हम न्यूक्लियस भी कह देते हैं। राइम कह लें या न्यूक्लियस कह लें, ठीक है। मतलब यह कि यानी कॉन्सोनेंट के बाद अगर जो पार्ट आता है तो उसे हम न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद भी कोई वर्ड आ जाए आखिर पर जो इस न्यूक्लियस के बाद हो या वावल के बाद हो, उसे हम कोडा कह देते हैं। ये सिलेबल का स्ट्रक्चर है। इसी से रिलेटेड फिर हम ओपन और क्लोज सिलेबल की बात करते हैं। इजी से, अगर कोई भी जो सिलेबल है वो एक वावल साउंड पर ही ख़त्म हो रहा है, जैसे ये मी है, मी, ठीक है, ये ओपन सिलेबल है। और अगर कोई भी जो सिलेबल है जैसे MEAT, मीट, वो एक कॉन्सोनेंट पर फिनिश हो रहा है, तो ये क्लोज सिलेबल है। व्हेन अ सिलेबल हैज़ नो कोडा, वो ओपन सिलेबल होगा, मी, टू, नो, लो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ आखिर में। और अगर एक आखिर पर कोडा होगा जैसे क्लोज्ड, अगर डी आ रहा है सिलेबल के, जैसे बुक, सिलेबल खुद भी वर्ड जो है वो क्लोज सिलेबल है। बुक, कुक, कप, एट, अप, ये सारे के सारे क्लोज सिलेबल हैं क्योंकि इनमें जो है वो एक कोडा आ रहा है आखिर पर। और ये ओपन है क्योंकि इनमें आखिर में एक वावल साउंड आ रहा है। इंग्लिश का जो बेसिक सिलेबल स्ट्रक्चर है वो ये हैं कुछ, यानी जिनमें CC, VC होता है, यानी शुरू में दो कॉन्सोनेंट भी आ जाते हैं, फिर एक वावल और फिर एक कॉन्सोनेंट। एग्स, शुरू में वावल और बाद में दो कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं, बेशक स्पेलिंग में ये 2GG है। VCC भी है, जैसे एंड में शुरू में वावल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर कॉन्सोनेंट है। हैम, शुरू में कॉन्सोनेंट है, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट। ठीक हो गया हैम। और ये भी कम्बिनेशन इस तरह का भी सिलेबल स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, सिर्फ वावल ही होता है, आए या ए, ठीक है। CV भी होता है, जैसे शुरू में कॉन्सोनेंट फिर वावल। नॉट जैसा भी मिल जाता है कि CVC भी मिल जाता है। लाइक में शुरू में ल है, फिर एक डिफ्थोंग है, डिफ्थोंग को हम एक वावल ही कंसीडर करेंगे, फिर आखिर में कॉन्सोनेंट है। दैम में देख लें, शुरू में द है, फिर ए और म, ठीक है। और सैम में कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट और आए उसी तरह की एग्जांपल है। और एम जो है VC, ठीक है। तो डिफरेंट सिलेबल कम्बिनेशन इस तरह के हमें मिलते हैं इंग्लिश में। हर लैंग्वेज में जो है वो ये भी डिफरेंट होते हैं। कई लैंग्वेजेस हैं कि उनमें अकेला वावल होता ही नहीं है कभी भी, ठीक है। और इस तरह फिर हम डिवाइड कर लेते हैं सिलेबल। ऑनसेट आ गया और राइम। अच्छा, वो राइम जैसे मैं बता रहा था, असल में राइम जो होता है, राइम में दोनों चीज़ें आएंगी। राइम वो पार्ट है इसमें वावल भी और कॉन्सोनेंट भी, ठीक है। ये नहीं हम कह सकते कि इधर इसको राइम कह दें। शुरू में जो कॉन्सोनेंट होंगे उनके लिए ऑनसेट की टर्म यूज़ होगी, और राइम में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस और कोडा। यानी राइम में कभी इस तरह भी हो सकता है कि राइम में सिर्फ न्यूक्लियस हो, जैसे अगर CV स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कह सकते हैं कि VC स्ट्रक्चर, जैसे एम नहीं CV स्ट्रक्चर, हाँ, डू जो वर्ड है उस वो ये स्ट्रक्चर है कि उसमें एक ऑनसेट में है और एक इधर है, लेकिन उसमें कोडा जो है वो नहीं है। लेकिन DOT डॉट, तो ये उसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कंपलसरी है, बाकी ये चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल होती हैं। ऑप्शनल से मुराद ये नहीं है कि ये, मतलब ये है कि ये तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो बन ही नहीं सकता। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इसी से रिलेटेड हम फिर आगे बात करते हैं कि ऑनसेट और कोडा जो है वो उस ऑनसेट और कोडा इनमें एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, इन्हें हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं। स्टॉप है, शुरू में दो हैं। POST पोस्ट है, आखिर में कोडा पोजीशन पर 2 हैं। ब्लैक है तो ऑनसेट पोजीशन पर 2 हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रेड में भी ऑनसेट पोजीशन पर 2 कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट का क्लस्टर है। ट्रिक या ट्विन,
ठीक है, या फ्लैट, ठीक है। तो अच्छा देखें इंटरेस्टिंगली कि शुरू में जो आमतौर पर हमें कम्बिनेशन मिलेगा स और ठ का, या ये ब्लैक, मैं एक मिनट ना दोबारा ये करता हूँ क्योंकि एक थोड़ी इम्पोर्टेंट बात समझानी है कि इन सब एग्जांपल में जैसे ब्लैक, ब्रेड और ट्रिक, और आ गया हमारे पास ट्विन, फ्लैट, थ्रो। ब्लैक में भी शुरू में ब्रेड, ट्रिक, ट्विन, फ्लैट, थ्रो। आप देखें कि इन सब वर्ड्स में जो लिक्विड्स और ग्लाइड साउंड है, लिक्विड्स हमारे पास कौन से साउंड होते हैं, ल और र, और ग्लाइड्स हमारे पास कौन से होते हैं, डब्ल्यू। आप देखें कि ऑनसेट पोजीशन जो सेकंड जो है वो क्या कहते हैं कि साउंड है, हाँ जी, ठीक है। तो ये शुरू में जो है वो, ये हमने देखना कि जो सेकंड साउंड है ये हमेशा ये वाला आ रहा है, या एल साउंड आ रहा है, या आर साउंड आ रहा है ये सारे वर्ड्स में, या डब्ल्यू साउंड आ रहा है। डब्ल्यू हमारे पास जो है वो ग्लाइड है। तो लेकिन एक तो ये हमें एक जो है वो कंसिस्टेंट कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह के कॉन्सोनेंट क्लस्टर से इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बनेंगे। फिर हमारे पास जो है वो इंग्लिश में इस तरह भी होता है कि 3 कॉन्सोनेंट का क्लस्टर भी आ जाता है, जैसे स्ट्रेस और स्प्लैट। अब इसमें SPL है शुरू में, इधर STR है, और कभी कभार जो है वो इससे भी जो है वो, अब अगर हम ये वाला 3 वाला कम्बिनेशन देखते हैं तो उसमें ST और SP, यानी एक फ्रीकेटिव, ये फ्रीकेटिव है और ये स्टॉप है, ये भी फ्रीकेटिव और स्टॉप है, और उसके बाद फिर एक लिक्विड साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन है कि फ्रीकेटिव, स्टॉप और लिक्विड, फ्रीकेटिव, स्टॉप और लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह का कम्बिनेशन मिलता है। फिर इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 कम्बिनेशन वाला है इसकी भी मैं आपको मज़ीद एग्जांपल्स देना चाहूँगा, और मैं एक दफ़ा इधर जो है वो लिख भी देता हूँ कि स्प्लैश है, स्प्रिंग है, स्ट्रॉन्ग है, स्क्रीम है, इसी तरह स्क्वीज़ है। अब देखें SPL, SPR, STR, SCR और SQU, यानी SPL कम्बिनेशन। फिर अब हम देखें कि जब 3 आ रहे हैं, फ्रीकेटिव फॉलोड बाय अ स्टॉप एंड अ स्टॉप फॉलोड बाय अ लिक्विड, फ्रीकेटिव फॉलोड बाय अ स्टॉप फॉलोड बाय अ लिक्विड। अच्छा, फॉलो ये फॉलो और प्रिसीड ना कई दफ़ा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को। जब हम आमतौर पर इधर फॉलोड या फिर क्या कहते हैं कि प्रिसीड, फॉलो की बात करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ्रीकेटिव फॉलोड बाय फ्रीकेटिव फॉलोड बाय अ स्टॉप, यानी जो बाद में आने वाला होता है ना उसको हम फॉलो कहते हैं। तो असल में बाद में आने वाला ही फॉलोअर होता है, लेकिन क्योंकि ये इस तरह लिखा जा रहा होता है तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये जो है ये एल को फॉलो कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि असल में जो भी बाद में आने वाली चीज़ है वही फॉलो करती है, बेशक वो इधर से आ रही हो, बेशक वो इधर से आ रही हो। लेकिन अगर हम ये कहें कि अ स्टॉप प्रिसीडेड बाय अ फ्रीकेटिव, तो फिर ये मतलब होगा। तो अ फ्रीकेटिव फॉलोड बाय अ स्टॉप एंड अ स्टॉप फॉलोड बाय अ लिक्विड। ये हमें कम्बिनेशन मिल रहा है कि पहले फ्रीकेटिव साउंड आता है एक, फिर एक स्टॉप आता है और फिर एक लिक्विड आता है, ठीक है। स्क्रीम में भी SKR है, और स्क्वीज़ में SKW है, और या फिर ये भी आ जाता है ग्लाइड, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट भी कह जाते हैं। एक और कम्बिनेशन है जैसे एक्सक्लेम,
ये थोड़ा आप देखें डिफरेंट है कि इसमें शुरू में फोर साउंड्स आ रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सक्लेम है इसमें शुरू में एक वावल भी आ रहा है, लेकिन KSL है। अब KSL यानी इकट्ठे नहीं आ सकते, ये सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है, वावल की वजह से। और इसमें एक और वजह भी है कि इसमें एक्सक्लेम 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 ठीक है, EXL, हाँ एक्सक्लेम, इसमें असल में ये प्रॉब्लम हो जाता है, बल्कि अभी ये पूरा नहीं है कि इसमें आमतौर पर सिलेबल डिवीजन हो जाती है कि एक्सक्लेम, ठीक है, कि एक्सक्लेम, तो इस तरह किया जाता है। SKL वाला जो है वो अलग से कर दिया जाता है। ये हम खैर टास्क को जब डिस्कस करेंगे तो फिर बात करेंगे, ठीक है। बहुत ये वो तो हम बात कर चुके हैं। कोआर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट्स। अब कोआर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि ये जो हम सिलेबल या ये जो हम क्लस्टर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, जब हम अपनी फ्लुएंट स्पीच में होते हैं तो हम कई साउंड्स को जो है वो आमतौर पर या तो प्रनाउंस ही नहीं करते, या एक साउंड का जो है वो इन्फ्लुएंस दूसरे साउंड पर शिफ्ट हो जाता है। इन चीज़ों को हम कोआर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन साउंड वर्चुअली का मतलब होता है कि वेरी क्लोज टू रियलिटी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन साउंड वर्चुअली एट द सेम टाइम एज द नेक्स्ट साउंड, कि एक साउंड को उसी टाइम पर प्रोनाउंस करना जिस टाइम दूसरे साउंड को प्रोनाउंस किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोआर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में एक वर्ड है नहीं, हम नहीं, लेकिन हम इसे क्या कहते थे, नहीं नहीं, यानी मतलब ये होता है कि जब हम स्पॉन्टेनियस स्पीच होती है ना, अगर हम उस वो रोबोटिक स्पीच नहीं होती, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह नहीं होती, उसमें कई साउंड्स जो हैं वो उनको मिस कर दिया जाता है, कई साउंड्स का इफ़ेक्ट दूसरे साउंड्स पे चले जाता है, क्योंकि उस तरह हमारी स्पीच जो है वो फ्लुएंट हो जाती है। अदरवाइज़ हमारी स्पीच बहुत रोबोटिक नज़र आएगी। और नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स में यही फ़र्क होता है कि आमतौर पर जो शुरू में जो बिल्कुल नॉन नेटिव स्पीकर जिनकी अभी सेकंड लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं होती, उनकी स्पीच कभी कभार बहुत रोबोटिक नज़र आती है। मेरी खुद अभी तक अगर आप इंग्लिश वाली वीडियोस देखें तो इसी तरह लगता है, यानी अभी वो उतना फ्लुएंट उस तरह नहीं है कि साउंड जो है वो मिस हो जाए। ठीक हो गया। तो अब कोआर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट्स जो हैं इसमें कुछ जो है वो प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि किस तरह किन वजूहात की वजह से हमारी स्पीच जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, फ्लुएंट हो जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज में तो ये हर बंदा ही करता है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज में ये चीज़ें थोड़ी सीखने से और थोड़ा जो है वो नेटिव स्पीकर से बात करने से फिर आती हैं, अगर आप सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत जल्दी नहीं आ जाती, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज में तो अनकॉन्शियसली ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आमतौर पर ये होता है कि जो टू साउंड सेगमेंट्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में आ रहे होते हैं, उसमें एक साउंड के एस्पेक्ट्स जो हैं वो दूसरे साउंड में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, या कॉपीड उन्हें हम कह सकते हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं हम, ठीक है। यानी अगर आप इसको डिक्शनरी में भी एसिमिलेशन को अगर आप सर्च करें ऑक्सफोर्ड एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी में, तो उधर भी आपको यही इसका मतलब पता चलेगा कि एसिमिलेशन है क्या, ठीक है। कि द प्रोसेस ऑफ फुली अंडरस्टैंडिंग एन आइडिया, ये भी हो सकता है एसिमिलेशन का मतलब, लेकिन स्पेशली फोनेटिक्स में इसका मतलब यही है कि टू साउंड्स को जो है वो जो इकट्ठे आ रहे हैं उन्हें उनमें से उन दोनों साउंड्स में से किसी एक की प्रॉपर्टी दूसरे पे शिफ्ट हो जाती है। अब इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें, आई हैव टू गो, नेटिव स्पीकर जब इसे जल्दी प्रोनाउंस कर, जल्दी का वर्ड वैसे ठीक नहीं है, फ्लुएंट वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जल्दी का मतलब है कि जल्दी से ये कॉन्सेप्ट आता है कि इसका मतलब है कि कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो रही है। ये गलत नहीं चीज़ें, ये गलत नहीं होती, यानी ये फ्लुएंट स्पीच का एक जो है वो उसकी खूबसूरती है। आई हैव टू गो को जब नेटिव स्पीकर प्रोनाउंस करते हैं जल्दी, अब हैव जो है आपको पता है हैव में आखिरी साउंड
कौन सा साउंड है? हैव में आखिरी साउंड व है, व एक वॉइस्ड साउंड है। नेक्स्ट साउंड जो है वो ठ है, ठ वॉइसलेस साउंड है। अब ये आर्टिकुलेटर्स के लिए, यानी हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं नेचुरली, अब ये सारा प्रोसेस नेटिव स्पीकर नेचुरली करते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते, नेचुरली अनकॉन्शियसली हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम फोनोलॉजी के लिए नेटिव स्पीकर को स्टडी करते हैं। आई हैव टू गो की बजाय वो आई हैव टू हो जाता है, आई हैव टू। बल्कि वो टू को भी पूरा टू नहीं प्रोनाउंस करते, फिर कहते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, हैव टू। तो ये अगर हम खुद भी प्रोनाउंस करें ना, आई हैव टू गो और आई हैव टू गो, आई हैव टू गो में स्पीड जो है वो जल्दी से मुराद है कि ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये एक और एग्जांपल है इसकी 10 पिन्स। अब 10 पिन्स में ये होता है कि न जो है ये एक कौन सा साउंड है, ये एल्वियोलर साउंड है और ये नेजल साउंड है। अब फ जो है वो बाइलेबियल है। इसमें आमतौर पर नेटिव स्पीकर 10 पिन्स की बजाय 10 पिन्स कर देते हैं, 10 पिन्स। अब वही जो हम शुरू में वो मी की हमने बात की है कि सुनने वाले को पता चल जाता है कि ये 10 पिन्स नहीं, असल में ये 10 पिन्स ही कह रहा है, क्योंकि उनके स्पीच में, उनके नेटिव स्पीकर के माइंड में ये पैटर्न होता है कि जब 10 पिन्स को प्रोनाउंस किया जाता है फ्लुएंट स्पीच में, वो 10 पिन्स हो जाता है। तो वो कभी भी नहीं ये कहेगा कि आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये बल्कि उसकी एक माइंड का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। उर्दू में भी इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हमें देखने को जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है, इसी में एक और प्रोसेस होता है नेज़लाइजेशन। ठीक है, यानी ये भी असिमिलेशन की ही एक टाइप है, हम कह सकते हैं नेज़लाइजेशन। अब इसमें होता क्या है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ साउंड विद एयर फ्लोइंग थ्रू द नोज टिपिकली बिफोर अ नेज़ल कॉन्सोनेंट। इसमें ये होता है कि अगर एक वर्ड में जो क्या कहते हैं, जो एक साउंड एक जो है वो फॉलोइंग साउंड जो है वो नेज़ल है, उसकी वजह से प्रीवियस साउंड जो है उसमें भी नेज़लाइजेशन आ जाती है, वो भी नेज़ल साउंड बन जाता है। उसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा मैं आपको दे देता हूँ इधर। जैसे हमारे पास वर्ड है पिन, PIN, पिन। तो पिन में न जो है वो नेज़लाइज साउंड है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा प्रीवियस साउंड में भी शिफ्ट हो जाती है और वो बन जाता है फिंग, फिन, फिन। उसके लिए एक हम जो है वो, जब हम एक, यानी ये एक एलोफोन है, ये एक वावल का एलोफोन है, उसके लिए हम ये एक साइन यूज़ करते हैं जिसे हम टिल्ड कहते हैं। तो उसकी फिर प्रोनाउंसिएशन हम आमतौर पर इस तरह यूज़ करते हैं, फिन, फिन। एक है फिन, लेकिन वो फ्लुएंट स्पीच में हो जाता है फिंग। और भी इसकी एग्जांपल है फैन। फैन में अब ये वाला साउंड आता है, फैन, उसमें भी वो फैन, ये इसमें फैन हो जाता है, फैन। ठीक है, तो इवन के ये जो इतना कंसिस्टेंटली ये होता है इंग्लिश में, नेटिव स्पीकर इतना कंसिस्टेंटली नेज़लाइजेशन करते हैं कि ये इंग्लिश में एक रूल बन गया है एक किस्म का, यानी कि एनी, यानी हम रूल इसे कह सकते हैं, एनी वावल बिकम्स नेज़ल व्हेन एवर इट इमीडिएटली प्रीसीड्स अ नेज़ल। एनी वावल बिकम्स नेज़ल व्हेन एवर इट इमीडिएटली प्रीसीड्स अ नेज़ल। यानी ये वो जो मैं बात कर रहा था कि जो पहले वाला साउंड होता है उसे प्रीसीड कहते हैं, कि अगर कोई भी वावल साउंड नेज़ल से बिल्कुल पहले आ जाए, यानी नेज़ल के बिल्कुल साथ आए, तो वो जो है वो उसमें वो खुद भी नेज़लाइज्ड हो जाता है। और एग्जांपल है आई कैन गो, आई कैन गो। आई कैन गो में अब क्या होता है, एक मिनट, आई कैन गो में ये होता है कि आई कैन में जो कैन का जो साउंड है वो एन है, लेकिन अब नेक्स्ट साउंड जो है वो ग है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये न साउंड जो है वो बजाय ये एंगमा साउंड बन जाता है, ये वाला। और आई कैन की बजाय आई कैंगो, आई कैंगो हो जाता है, आई कैंगो। ठीक है, यानी ये वाली प्रोनाउंसिएशन उसकी बन जाती है आई कैंगो। ठीक है, तो ये भी एक इसकी एग्जांपल है।
इसमें अब ये हुआ कि जो ग साउंड है, ग साउंड वो नेजलाइज्ड हो गया असल में। ठीक है, ये हुआ कि वो ग में वो प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गया, आई कैन गो। ग तो नहीं वैसे शिफ्ट जो है वो हुआ, लेकिन इसमें हुआ जो ग साउंड है उसका उस पर थोड़ी सी जो है वो नेजलाइजेशन का इफेक्ट कम अज़ कम ज़रूर आ जाता है। ठीक हो गया। और ये भी हो जाता है कि आमतौर पर ये जो कैन साउंड है, ठीक है, ये नेजलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन कैन साउंड में ये वाला हमारे पास वावल होता है ए, लेकिन ये भी जब इस तरह फ्लुएंट स्पीच में आई खंग हो वो शॉ में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी की एक और एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो इसकी एक एग्जांपल है यू एंड मी। ठीक है, यू एंड मी में भी यही होता है कि जो है वो ड जो है वो ख़त्म हो जाता है, यू एंड मी। खैर ये जो एग्जांपल है ये एलिजन की एग्जांपल है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। ईटन भी एक एग्जांपल है। ईटन में भी क्या होता है कि जो ठ है ईटन, ईटन या इधर जो शॉ है ये भी नेजलाइज्ड हो जाता है। वॉवल्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू एसिमिलेशन, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ईटन ईटन यानी वॉवल्स में भी एसिमिलेशन हो जाती है, ज़ाहिर वॉवल नेजलाइज जब बन जाएगा वो एसिमिलेशन की एक एग्जांपल है। एलिजन में सिंपली ये होता है कि एक साउंड जो है, साउंड सेगमेंट वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये उर्दू की एग्जांपल दे रहा था। नहीं, हम नहीं कहते, हम क्या देते हैं, नहीं नहीं, मैंने नहीं करना, मैं नहीं, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। एलिजन में एक साउंड जो है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। और इसकी जैसे मैंने अभी आपको यू एंड मी की एग्जांपल दी है कि यू एंड मी में ड जो है उसे छोड़ दिया जाता है और यू एंड मी सिर्फ कहा जाता है। फ्रेंडशिप इसकी एक एग्जांपल है। फ्रेंडशिप, ओ सॉरी, फ्रेंडशिप, डी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। इससे हमने घबराना नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आईपीए में आमतौर पर इसकी बजाय ये वाला साउंड कई बुक्स में यूज़ होता है, फ्रेंडशिप। ये असल में यही साउंड है, फ्रेंडशिप। इसी तरह और अगर मैं एस्पेक्ट्स है, वर्ड है एस्पेक्ट्स, हम क्या देते हैं एस्पेक्ट्स ठ जो है उसे उसकी एलिजन हो जाती है। या फिर और एग्जांपल है ही मस्ट बी को क्या हम करते हैं या नेटिव स्पीकर ही मस्ट बी ठ जो है वो उसे नहीं प्रोनाउंस करते। एक और एग्जांपल है वी आस्क्ड हिम। इसमें क्या होता है कि वी आस्क्ड हिम में या वी आस्क्ड हिम में आस्क्ड जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में होगा, ये जो ASKED है, आस्क्ड या आस्क्ड, वो बन जाता है आस्क्ड, वी आस्क्ड हिम। वावल्स भी कभी कभार जो है उनकी भी एलिजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल EVERY, एवरी में ये बनना था एवरी, ये वाला ख़त्म हो जाता है, एलिजन हो जाती है एवरी। या इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट, ये वाला ख़त्म हो जाता है और सिर्फ रह जाता है इंटरेस्ट, यानी ये क्या है कि एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन जाता है। कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट में भी इसी तरह की एग्जांपल है। अब कैबिनेट में कौन सा साउंड जो है वो असिमिलेट उसकी एलिजन होती है, मैं आपको बस अभी वो भी बता रहा हूँ। हाँ, तो कैबिनेट में असल में जो केयरफुल प्रोनाउंसिएशन है
कैबिनेट, 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 ये है कैबिनेट। ये जो ई साउंड है एलिजन हो जाती है इसकी, और कैबिनेट सिर्फ रह जाता है। इसी तरह है जो कैमरा, कैमरा, कैमरा की वजह कि कैमरा, तो म के बाद जो शॉ साउंड आ रहा है वो सिर्फ इस तरह बन जाता है कैमरा। और प्रिजनर, 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 लेकिन वो क्या हो जाता है प्रिजनर, प्रिजनर। या सपोज, सपोज यानी सपोज, वो हो जाता है स्पोज, स्पोज। ठीक है, और ये वही जो एग्जांपल है। और ये जो हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े हैं ये उनकी एक समरी है। सिमुलेशन में मेकिंग अ साउंड सेगमेंट मोर सिमिलर टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, सिमुलेशन की कुछ टाइप्स भी होती हैं जो हमारा इधर मकसद नहीं है। रिग्रेसिव सिमुलेशन, प्रोग्रेसिव। कभी कभार सिर्फ इस तरह नहीं होता कि नेक्स्ट साउंड का इन्फ्लुएंस जो है वो प्रीवियस साउंड पे आए, कभी कभार इस तरह हो जाता है कि प्रीवियस साउंड का इन्फ्लुएंस भी नेक्स्ट साउंड पर चले जाता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। नेजलाइजेशन, नेजल क्वालिटी ऐड हो जाती है किसी साउंड में। एलिजन में हम एक साउंड को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है कभी कभार, जैसे मस्ट की मस्ट बी की बजाय मस्ट बी हो गया, यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर बन गया। ठीक है, जो मस्ट बी सॉरी होना था मस्ट बी, मस्ट बी अगर कहें तो मस्ट बी में जो है वो टी बी आ रहा था, एस टी बी इकट्ठे आ रहे थे, मस्ट बी रह गया, तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर रिड्यूस हो गया। 3 सिलेबल जो है वो 2 सिलेबल बन जाते हैं, जैसे ये देखें प्रिजनर, प्रिजनर। अब प्रिजनर जब हम कहेंगे तो ई अ इन 3 वावल की वजह से इसमें 3 सिलेबल थे, लेकिन एक वावल ख़त्म होने की वजह से अब ये 2 सिलेबल प्रिजनर, इस तरह। तो जो हमारी ये नॉर्मल स्पीच होती है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो इसी तरह की होती है। उसमें ये सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई स्लॉपी सी स्पीच है, ये स्पीच सही नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहा बंदा। ये नेटिव स्पीकर हर लैंग्वेज में वो जो है वो ये वाले प्रोसेसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और ये असल में इकोनॉमी ऑफ स्पीच इसे कहा जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि जल्दी से, यानी थोड़े वक्त में अपनी बात को कंप्लीट कर देना, जो कि आमतौर पर मैं नहीं करता। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्पीच। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्पीच जो है वो इसी को कहते हैं, और वो इन चीज़ों से आती है। ठीक है, तो हम भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में ये काम करते हैं, और जब हम सेकंड लैंग्वेज में माहिर हो जाते हैं, थोड़े अच्छे हो जाते हैं, तो उसमें भी। अब ये वो जो हमने शुरू में स्टोरी पढ़ी थी उसकी कंप्लीट जो है वो फॉर्म है, या पढ़ सकते हैं और उससे कंपेयर भी कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने ये अलग से भी सॉल्व तो किए थे, लेकिन 7 एडिशन में कुछ 1-2 नए भी ऐड हुए हैं, तो दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा। इस फोनोलॉजी मेनली कंसर्न विद साउंड टोकन, साउंड टाइप्स और साउंड स्पेलिंग रिलेशनशिप्स। तो मैंने आपको बताया कि फोनोलॉजी में हम साउंड टाइप्स को देखते हैं, यानी साउंड टाइप्स क्या है कि ठ एक साउंड टाइप है, ख एक साउंड टाइप है, स एक साउंड टाइप है। लेकिन ठ के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं कि कभी ये एस्पिरेटेड है और कभी ये अनएस्पिरेटेड है, कभी ये डेंटलाइज्ड हो जाता है, ये सारे के सारे इसके टाइप्स हैं, सॉरी ये सारे के सारे इसके टोकन हैं। तो हम फोनोलॉजी में कंट्रास्टिव साउंड्स को स्टडी करते हैं। तो वो कंट्रास्टिव साउंड्स, वो यानी साउंड की सिर्फ एक टाइप हमारा मेन मकसद होती है। ये चीज़ें हम आमतौर पर नहीं देखते, या देखते तो हैं, एलोफोनिक वेरिएशन में देखा तो है, लेकिन मेन हमारा कंसर्न ये होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फनीम्स आर मेंबर्स ऑफ अ नेचुरल क्लास। यानी मैं आपको पहले जैसे बता चुका हूँ कि नेचुरल क्लास में वो फनीम आएंगे जिनमें सिमिलैरिटी हो एक दूसरे से। अब ब की अगर बात करें, ब बाइलेबियल है, ठीक है, और वॉइस्ड भी है, और स्टॉप है। और अगर हम ग की बात करें, ग जो है वो व्हीलर है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इसकी, वॉइस्ड भी है, और ये भी एक स्टॉप है। तो ये दोनों तो जो है वो एक मेंबर ऑफ नेचुरल क्लास में, ये तो नेचुरल क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम म की बात करें तो म भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि म भी एक वॉइस है,
साउंड है और नेज़ल है, और इसे नेज़ल स्टॉप भी कह सकते हैं, और ये भी बाइलेबियल है। तो ये तीनों जो हैं वो फ़नीम ये नेचुरल क्लास में आ सकते हैं, जबकि फ़ नहीं आ सकता, क्योंकि फ़ एक तो फ़ जो है वो लेबियोडेंटल है, फिर फ़ फ्रिकेटिव है, स्टॉप इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी डिफरेंट है इन तीनों से, और वॉइसलेस भी है। तो ये तीनों जो है वो मेंबर ऑफ नेचुरल क्लास में आएंगे। क्वेश्चन 3, इन फ्रेंच द वर्ड्स बो फॉर बो, handsome, and bon for bone, good, seems to have different vowels. Are these two vowels allophones or phonemes in French? तो फ्रेंच में ये दोनों जो है वो फ़नीम ही हैं। उसकी वजह क्या है, ये इधर प्रोनाउंस हो रहा है बो, और इधर प्रोनाउंस हो रहा है बो बो। इंग्लिश में तो शायद ये दोनों नेज़ला, ये जो नेज़लाइजेशन आ जाती है इंग्लिश में, तो ये एलोफोन ही है, लेकिन फ्रेंच में ये क्यों फ़नीम है, क्योंकि जब वो बगैर नेज़लाइजेशन के प्रोनाउंस करते हैं बो, उसका मतलब होता है हैंडसम, और उसके स्पेलिंग ये हैं, लेकिन जब वो कहते हैं बो तो उसका मतलब होता है गुड। तो इसलिए ये दोनों फ्रेंच में सिर्फ एलोफोन नहीं है, बल्कि एलोफोन नहीं है, फ़नीम है, क्योंकि इनके यानी फ्रेंच में नेज़ल अगर कोई साउंड बन जाता है तो उससे मीनिंग चेंज हो सकता है, इंग्लिश में इस तरह नहीं होता। विच इंग्लिश फ़नीम हैज़ फीचर्स वॉइस्ड, व्हीलर और स्टॉप, सॉरी माइनस, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है। अच्छा, माइनस वॉइस हो, व्हीलर और स्टॉप हो, तो ये ख साउंड है। ख साउंड वॉइसलेस है, इसकी पोजीशन व्हीलर है, और इसका मैनर जो है वो स्टॉप है। 4, व्हाट इज़ एन एस्पिरेटेड साउंड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड नॉर्मली बी प्रोनाउंस विद वन। एस्पिरेटेड साउंड जो है वो कौन सा होता है, और इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो एस्पिरेटेड साउंड से प्रोनाउंस हो। एस्पिरेटेड साउंड वो होता है कि जिसमें जो है वो पफ ऑफ एयर जो है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है, जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं ख। तो खिल, फूल, स्किल, स्फूल, स्टॉप, टॉप। अच्छा, हम जैसे बात कर चुके हैं कि शुरू में जब एक स्टॉप साउंड आता है तो वो एस्पिरेटेड होता है। तो खिल, खिल में जो ख है वो भी एस्पिरेटेड है, फूल में भी है, और टॉप में भी है। स्टॉप में क्योंकि ठ जो है, या स्पूल में जो फ है, या स्किल में जो ख है, इन तीनों वर्ड्स में ये जो स्टॉप साउंड हैं ये सेकंड पोजीशन पर आ रहे हैं, लिहाजा ये एस्पिरेटेड नहीं होंगे उस तरह, और यही एस्पिरेटेड होंगे जब ये शुरू में आ रहे हैं, और आखिर में भी जो टॉप आ रहा है ये इतना एस्पिरेटेड नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि बेशक हम कोई ज़ोर लगा के इस तरह करते हैं स्पूल स्पूल, वो अलग बात है, अदरवाइज़ एस्पिरेटेड नहीं होते, ये नेटिव स्पीकर इन्हें उस तरह एस्पिरेटेड नहीं रखते। क्वेश्चन 6, डज दिस फ्रेज बिग ब्लैक बैग कंटेन अ मिनिमल पेयर, अ मिनिमल सेट और नाइदर। क्या ये एक मिनिमल पेयर है या मिनिमल सेट है या कोई भी नहीं है। बिग ब्लैक बैग, तो इसमें एक मिनिमल पेयर है, और वो कौन सा है, ब्लैक बैग, क्योंकि ब्लैक में ये है और बैग में जो है वो ये है। तो ये है कि इसमें जो है वो दो वो हैं, क्या कहते हैं कि दो साउंड हैं जो डिफरेंट हैं, और इसमें जो है वो बैग में जो है वो क्या कहते हैं कि ए साउंड है और ग साउंड है। तो हल्का फुल्का इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ कम्प्लीटली जो है वो नहीं है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसमें असल में ब्लैक को नहीं हम शामिल करेंगे। बिग और बैग, हाँ, बिग और बैग ये दोनों असल में मिनिमल पेयर हैं, बिग और बैग, ठीक है, क्योंकि बिग की ये प्रोनाउंसिएशन बनेगी और बैग की ये, सॉरी वो मुझसे गलती होगी, ठीक है, सिर्फ एक वावल चेंज हो रहा है बिग और बैग में, बिग और बैग में। तो बिग और बैग मिनिमल पेयर है, ब्लैक और बैग नहीं है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड बी ट्रीटेड एज मिनिमल पेयर्स। इनमें से हमने बताना कि कौन से मिनिमल पेयर बन रहे हैं, ठीक है। पहले अगर हम खुद जैसे बैन और बन, ये बन सकते हैं, सिर्फ एक वावल चेंज हो रहा है। और इसी तरह फैट और पैट भी बन रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये मैं आपको सारा इधर लिख देता हूँ, बैन, बन, फैट, पैट, ये सारे असल में वो हैं कि जो मिनिमल पेयर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ meant बाय द फोनेटैक्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। वो हमें पता ही है कि परमिटेड अरेंजमेंट ऑफ साउंड डेट ओबे कंस्ट्रेंट ऑन द सीक्वेंस, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ट्रैक विच साउंड वुड बी द न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस कौन सा होगा ट्रैक में ये वाला साउंड जो है वो न्यूक्लियस होगा, ये जो वावल आ रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन एंड अ क्लोज सिलेबल। वो हम बात कर चुके हैं। जो वावल्स पर एंड हो कोई भी सिलेबल, यानी न्यूक्लियस पर एंड हो तो वो ओपन सिलेबल होगा, और जो कोडा पे एंड हो यानी फाइनल कॉन्सोनेंट्स पर ख़त्म हो, जैसे बुक की एग्जांपल दी थी, वो क्लोज है। ओपन सिलेबल की तो काफ़ी एग्जांपल है, मी है, ठीक है, ए है। 11, इज़ द नेजल कॉन्सोनेंट इन द एवरीडे प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई कैन गो एल्वियोलर और व्हीलर। नेजल साउंड एन है, ठीक है, और एन जो है वो एल्वियोलर है। लेकिन जब डेली प्रोनाउंसिएशन में अभी हम बात कर चुके हैं कि ये आई कैंगो जो है, इसका जो आखिरी साउंड है ये ग की वजह से ये बन जाता है व्हीलर नेजल बन जाता है। सो आई कैंगो, तो हम क्या कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या है, व्हीलर। इसमें जो नेजल कॉन्सोनेंट है वो व्हीलर है। केयरफुल प्रोनाउंसिएशन में एल्वियोलर ही होगा, यही वाला साउंड होगा। लेकिन जो डेली लाइफ स्पीच में नेटिव स्पीकर आमतौर पर इसको ये वाला साउंड बना देते हैं, आई कैन गो, या बन जाता है खुद ही। 12, विच सेगमेंट्स इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय एलिजन। कौन कौन से होंगे जी। गवर्नमेंट में आमतौर पर ये एन नहीं प्रोनाउंस किया जाता, गवर्नमेंट में नहीं कहा जाता, गवर्नमेंट, ठीक है। अमेरिकन स्पीकर इसे कम से कम ये कह देंगे कि गवर्नमेंट, लेकिन एन जो है वो एलिजन होती है। पोस्टमैन में ठ की एलिजन होती है, पोस्टमैन। पम्पकिन में पम्पकिन, ठीक है, ये फ की होती है सेकंड जो है। सैंडविच में डी की एलिजन होती है, सैंडविच। और इसकी असल में इसको प्रोनाउंस भी आमतौर पर अब इसी तरह किया जाता है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको सैंडविच या सैंडविच प्रोनाउंसिएशन मिलेगी ऑक्सफोर्ड में। विक्ट्री में आमतौर पर जो ठ के बाद एक शॉ साउंड आ रहा है उसकी एलिजन हो जाती है, ये जैसे मैं आपको बता चुका, ठीक है, वही, ठीक है। विक्ट्री बन जाता है, विक्ट्री। अच्छा, ये था लेक्चर हमारा, और ये रेफरेंसेस हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ चुका होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।